नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 5वां वीडियो है। बाकी के 4 वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गांधीयन एरा, जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज लिटरली इसी पीरियड का होता है। हम बात कर रहे हैं 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक के उस दौर की, जिसने भारत की तकदीर बदल दी। इस पूरे एरा में ना घटनाएं एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं। मतलब अगर एक आंदोलन फेल होता है या रुकता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे बहुत बड़े मूवमेंट का बेस बन जाता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ फैक्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि इस पूरे क्रोनोलॉजिकल फ्लो को इतने डीप और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझेंगे कि पूरी की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे एजेंडे में हम गांधीयन एरा को 6 मेजर फेज में कवर करेंगे। 1. अर्ली सत्याग्रहस, 2. नॉन कोऑपरेशन, 3. स्वराज पार्टी एंड नेहरू रिपोर्ट, 4. सिविल डिसोबीडियंस, 5. इंडिविजुअल सत्याग्रह और 6. क्विट इंडिया टू कैबिनेट मिशन। सेक्शन 1. अर्ली सत्याग्रहस। यहीं से गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों की नींव पड़ती है। तो कहानी शुरू होती है 1915 से, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। लेकिन उनके बड़े आंदोलनों के लिए जो एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार होता है ना, वो होता है 1916 के लखनऊ पैक्ट से। अब ये लखनऊ सेशन इतना क्रूशियल क्यों था? क्योंकि यहाँ कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट सालों बाद वापस एक हो गए थे, और साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसी सॉलिड बैकग्राउंड के साथ गांधी जी ने अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट शुरू किए। स्टूडेंट्स अक्सर इन शुरुआती आंदोलनों के सीक्वेंस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक या निमोनिक है CAK। CAK। C से चंपारण जो 1917 में हुआ, A से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और K से खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों 1918 में हुए। ध्यान रखिएगा, चंपारण में गांधी जी ने भारत में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस का इस्तेमाल किया। अहमदाबाद में उन्होंने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल को एक टूल की तरह यूज किया, और खेड़ा में उन्होंने पहली बार नॉन कोऑपरेशन का इस्तेमाल किया, जहां किसानों ने साफ कह दिया कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। ये तीनों मूवमेंट्स ना दरअसल गांधीवादी रणनीति की टेस्टिंग ग्राउंड थे। चलिए इनमें से सबसे पहले और शायद सबसे अहम चंपारण सत्याग्रह को थोड़ा और डीप में समझते हैं। आखिर चंपारण में एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या? वहां अंग्रेज बागान मालिक हमारे किसानों पर एक बहुत ही शोषणकारी सिस्टम थोप रहे थे, जिसे तिनकठिया सिस्टम कहा जाता था। इस सिस्टम में होता यह था कि किसानों को अपनी कुल जमीन के 3/20 हिस्से पर हर हाल में नील यानी इंडिगो उगाना ही पड़ता था। इंडिगो एक कैश क्रॉप थी और इसे उगाने से किसानों की जमीन की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल खत्म हो रही थी। उनका भयानक आर्थिक शोषण हो रहा था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एकदम अलर्ट हो गया और उन्हें तुरंत चंपारण से वापस जाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह उनका पहला सिविल डिसोबीडियंस था, एक अन्यायपूर्ण सरकारी आदेश की बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अवज्ञा करना। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा की शानदार सफलता के बाद गांधी जी अब सिर्फ एक लोकल नहीं बल्कि एक नेशनल लीडर बन चुके थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें अपना पहला ऑल इंडिया आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया? 1919 में ब्रिटिश सरकार एक ऐसा क्रूर कानून लेकर आई जिसने पूरे भारत को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो था रॉलेट एक्ट। तो यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि रॉलेट सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? इस कानून में आखिर ऐसा क्या था जिसने भारतीयों के अंदर इतना भारी आक्रोश भर दिया? आइए इसे डिकोड करते हैं। द रॉलेट एक्ट, जिसे हमारे लोगों ने ब्लैक एक्ट या काला कानून भी कहा, दरअसल सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। इसके हेड सर सिडनी रॉलेट थे। इस एक्ट ने भारतीयों की सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। इसका सबसे भयानक प्रोविजन पता क्या था? हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड करना। आसान भाषा में समझें तो सरकार को अगर आप पर जरा सा भी शक है तो वो आपको बिना किसी ट्रायल के, बिना अदालत में पेश किए सीधा जेल में डाल सकती थी। ना कोई वकील, ना कोई दलील। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल बुलाई, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। माहौल तब और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब पंजाब में 2 बहुत ही रिस्पेक्टेड लोकल लीडर्स डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और फिर आया इतिहास का वो काला दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आम लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तभी जनरल डायर वहां पहुंचता है और बिना किसी वार्निंग के उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। इस निर्मम हत्याकांड के बाद पूरे देश में मातम और गुस्सा छा गया। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी और गांधी जी ने भी अपना काइजर हिंद का टाइटल अंग्रेजों के मुंह पर मार दिया।
बाद में सिर्फ दिखावे के लिए अंग्रेजों ने इस घटना की जांच करने के लिए हंटर कमेटी बनाई, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल किए गए थे। आगे बढ़ने से पहले गांधी जी की पर्सनैलिटी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिविया आपके साथ शेयर करता हूं, जो वैसे यूपीएससी 2021 के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। सोचिए, इतने भयानक राजनीतिक उथल-पुथल, अरेस्ट और स्ट्रगल्स के बीच भी गांधी जी अपनी स्पिरिचुअल जड़ों से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। 1930 में जब गांधी जी यरवाड़ा जेल में बंद थे, तब उन्होंने खाली समय में प्राचीन भारतीय धार्मिक भजनों का इंग्लिश में अनुवाद किया था। बाद में 1934 में इसे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के नाम से पब्लिश किया गया। ये दिखाता है कि गांधी जी के लिए रिलीजन और म्यूजिक सिर्फ आस्था का विषय नहीं थे, बल्कि अलग-अलग समुदायों को एक साथ जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल भी थे। सेक्शन 2, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भारत का पहला सबसे बड़ा मास मूवमेंट था। जलियांवाला बाग मैसेकर ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को सच में हमेशा के लिए बदल दिया। जो गांधी जी पहले अंग्रेजों की न्यायप्रियता में थोड़ा बहुत विश्वास रखते भी थे, अब वो पूरी तरह से उनके सिस्टम के खिलाफ हो गए थे। और यहीं से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी एनसीएम की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इसे औपचारिक रूप से 1920 के नागपुर सेशन में पास किया गया था। ये गांधी जी का पहला ऐसा मास मूवमेंट था जिसका मकसद अंग्रेजी हुकूमत की नींव को पूरी तरह हिला देना था, लेकिन शर्त वही थी, बिना किसी हिंसा के। अब आप पूछेंगे कि एनसीएम के मेन पिलर्स क्या थे? इसका बेसिक आइडिया बहुत सिंपल था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करना है। लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दिए गए सारे टाइटल सरेंडर कर दिए। गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस और कोर्ट्स का बड़े पैमाने पर बॉयकॉट किया गया। स्वदेशी यानी खादी को प्रमोट किया गया और हिंदी को पूरे देश की लिंगुआ फ्रैंका के रूप में अपनाया गया, ताकि पूरा देश आपस में कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है। एनसीएम के दौरान गांधी जी ने लोगों से शराब छोड़ने की अपील की थी। अब इससे हुआ ये कि सरकार के रेवेन्यू में भारी गिरावट आ गई। इसे काउंटर करने के लिए, आप मानेंगे नहीं, बिहार और ओडिशा की गवर्नमेंट ने इतिहास के उन महान लोगों की एक पूरी लिस्ट निकाल दी जो शराब पीते थे। उनका मकसद था कि लोग इन्फ्लुएंस हों और वापस शराब पीना शुरू कर दे, ताकि सरकार की कमाई हो सके। है ना कमाल की बात? खैर, एनसीएम बहुत तेजी से पूरे देश में फैल रहा था। हर किसी को लगने लगा था कि बस अब जल्द ही कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, स्वराज्य दूर नहीं है। लेकिन तभी 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा की घटना हो गई। वहां पुलिस से झड़प के बाद एक उग्र भीड़ ने पूरे पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले जिंदा जलकर मारे गए। अब जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस यानी अहिंसा सबसे ऊपर थी। उन्होंने इस घटना को अपनी एक हिमालयन ब्लंडर कहा और तुरंत प्रभाव से 11 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। इस सडन हॉल्ट से जाहिर है कांग्रेस के अंदर और युवाओं में बहुत भारी निराशा फैल गई। लेकिन इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दिग्गज लीडर्स ग्राउंड लेवल पर लगातार काम कर रहे थे। 1922 में ही उन्होंने शराबबंदी कैंपेन लीड किया, जो कि एक नो टैक्स कैंपेन था, जहां किसानों से साफ कहा गया कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पटेल जैसे लीडर्स ने ही मास मूवमेंट रुकने के बाद भी जनता के अंदर विरोध की उस आग को बुझने नहीं दिया। सेक्शन 3, स्वराज पार्टी एंड नेहरू रिपोर्ट। जब सड़क पर आंदोलन रुका तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की लड़ाई शुरू हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अचानक बंद होने से देश की राजनीति में एक अजीब सा वैक्यूम क्रिएट हो गया। जनता कंफ्यूज थी और कांग्रेस के बड़े नेता आपस में ही बंटने लगे थे। इसी वैक्यूम के बीच कांग्रेस क्लियरली 2 गुटों में बंट गई। पहले गुट में थे प्रो चेंजेस, जिन्हें स्वराजिस्ट्स कहा गया। इसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेता शामिल थे। उनका विजन था कि हमें 1923 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव लड़ने चाहिए, किसी तरह काउंसिल के अंदर जाना चाहिए और वहां से सिस्टम के अंदर बैठकर ब्रिटिश सरकार के कामों में अड़ंगा डालना चाहिए। जब 1922 के गया सेशन में कांग्रेस ने उनकी ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने अलग होकर 1923 में अपनी स्वराज पार्टी बना ली। इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो थी 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल असेंबली का स्पीकर बनवाना। दूसरी तरफ जो गुट था, उन्हें नो चेंजेस कहा गया, जैसे राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। इनका साफ मानना था कि हमें काउंसिल में जाने के बजाय ग्राउंड लेवल पर अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क जारी रखना चाहिए, जैसे खादी का प्रचार करना, छुआछूत मिटाना और किसानों को ऑर्गेनाइज करना। उनका मकसद था भविष्य के किसी बहुत बड़े आंदोलन के लिए जनता को पहले से तैयार करके रखना। अब इसी दौर में ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा चैलेंज दे डाला। उनका कहना था कि भारतीय लोग अपना संविधान खुद ड्राफ्ट करने के काबिल ही नहीं हैं, क्योंकि वे कभी भी किसी एक बात पर आपस में सहमत नहीं हो सकते। इस चैलेंज को सीरियसली लेते हुए 1928 में एक समिति बनाई गई, जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू और इसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू। इस समिति ने जो शानदार ड्राफ्ट तैयार किया, उसे ही इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, यह भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला सबसे बड़ा और सीरियस भारतीय प्रयास था। इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स और एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार की बात बहुत ही स्पष्ट रूप से की गई थी।
लेकिन इस रिपोर्ट की जो एक सबसे बड़ी मांग थी, उसी ने कांग्रेस के अंदर ही एक नया विवाद खड़ा कर दिया। और वो मांग थी डोमिनियन स्टेटस, यानी अधिराज्य का दर्जा। अब विवाद क्यों हुआ? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, जिसका सीधा सा मतलब था कि सरकार तो हम भारतीय चलाएंगे, लेकिन देश का ओवरऑल हेड अभी भी ब्रिटिश क्राउन ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस के जो युवा और जोशीले नेता थे, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका साफ कहना था कि भाई ये डोमिनियन स्टेटस का कंसेप्ट अब डेड एज अ डोर नेल हो चुका है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी प्रेशर का नतीजा था कि 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर सेशन हुआ और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट बने। इसी सेशन में आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया। यही वो दिन है जिसकी वजह से आज हम 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। सेक्शन 4 सिविल डिसोबीडियंस, पूर्ण स्वराज की मांग ने इस नए आंदोलन का रास्ता साफ किया। पूर्ण स्वराज के इस डिक्लेरेशन ने पूरे देश में लिटरली एक नई एनर्जी भर दी, जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नींव पड़ी। ये मूवमेंट पिछले एनसीएम से काफी अलग था। एनसीएम में सिर्फ सहयोग न करने की बात थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में सीधे तौर पर ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने का, उन्हें डिसोबे करने का आह्वान किया गया था। 1930s की शुरुआत ना भारतीय इतिहास में इवेंट्स का एक बहुत ही रैपिड सक्सेशन है। एग्जाम्स के लिए आपको इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना चाहिए। 1930 में दांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस शुरू होता है। फिर 1931 में मूवमेंट को होल्ड पर डालकर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है और उसके ठीक बाद 1932 में ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की गंदी नीति के खिलाफ पूना पैक्ट होता है। तो सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हुई ऐतिहासिक दांडी मार्च से। अब एक सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि कानूनों को तोड़ने के लिए गांधी जी ने आखिर नमक को ही क्यों चुना, किसी और चीज को क्यों नहीं? इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। दरअसल नमक पर ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली थी और उस पर भारी टैक्स लगा हुआ था। नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर गरीब हिंदू मुस्लिम हर किसी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की थी, इसलिए ये पुअर मैन्स टैक्स के खिलाफ एक बहुत ही पावरफुल और यूनिफाइंग सिंबल बन गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 88 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से निकले। लगभग 386 किलोमीटर पैदल चलकर वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र तट से मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को ऑफिशियली तोड़ दिया। यहाँ पर दो बहुत ज़रूरी प्रीवियस या फैक्ट्स मैं आपको बता दूं। पहला, अमेरिकी जर्नलिस्ट वेब मिलर ने इस मार्च को बहुत क्लोजली कवर किया था और लिखा था कि भीड़ सफ़ेद खादी में ऐसी लग रही थी जैसे ज़मीन पर कोई सफ़ेद नदी बह रही हो। दूसरा फैक्ट, गांधी जी के साथ चलने वाले उन 88 लोगों में बिहार के दरभंगा से गिरिवरधारी चौधरी भी शामिल थे। दांडी मार्च का असर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहा। ये आग जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। साउथ में सी राजा गोपालाचारी ने दांडी से इंस्पायर होकर अप्रैल 1930 में वेदारण्यम मार्च को लीड किया, जो उन्होंने त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक किया था। और अगर हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP की बात करें तो वहाँ इस मूवमेंट को लीड किया अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम बड़े सम्मान से फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक पूरी तरह से नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इन्हें रेड शर्ट्स यानी लाल कुर्ती भी कहा जाता था, क्योंकि वे लाल रंग के कपड़े पहनते थे। उनका प्रभाव वहां इतना ज्यादा था कि जब अंग्रेजों ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को इन निहत्थे रेड शर्ट्स पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो उन भारतीय सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया था। ये थी अहिंसा की असली ताकत। जब भारत में सिविल डिसोबीडियंस पूरे जोरों पर था, तब उसी वक्त लंदन में भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यानी RTCs चल रही थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने पहली जो 1930 में हुई और तीसरी जो 1932 में हुई, दोनों RTC का बहिष्कार किया था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दूसरी RTC में शामिल हुई जो सितंबर 1931 में हुई थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। इस पैक्ट के तहत गांधी जी ने भारत में चल रहे मूवमेंट को सस्पेंड किया और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। इसी समझौते के तहत गांधी जी दूसरी कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए राजी हुए। एक बहुत ही रिपीटेड PYQ यहाँ से आता है कि ऐसे कौन से लीडर्स थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। इसका जवाब आपको हमेशा याद रखना है, BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो गांधी जी दूसरी RTC में गए, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार वहां माइनॉरिटीज को अलग अलग इलेक्टोरेट्स देकर भारत को और ज्यादा बांटना चाहती थी। और फिर अगस्त 1932 में ब्रिटिश PM रैमजे मैकडॉनल्ड्स ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इसमें दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधी जी उस वक्त यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने तुरंत भांप लिया
कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांटने की एक बहुत ही खतरनाक ब्रिटिश चाल है। इसलिए उन्होंने जेल के अंदर ही आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। अंततः 24 सितंबर 1932 को B.R. अम्बेडकर और हिंदू लीडर्स, खासकर मदन मोहन मालवीय जी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खारिज कर दिया गया, लेकिन इसके बदले प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स की संख्या 71 से बढ़ाकर सीधे 147 कर दी गई। सेक्शन 5 इंडिविजुअल सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का स्ट्रैटेजिक विरोध। 1930 का दशक खत्म होते होते पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दी गई। अंग्रेजों ने अपनी मनमानी करते हुए बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर दिया। अब युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के फुल सपोर्ट की सख्त जरूरत थी, लेकिन हमारी कांग्रेस भी एकदम क्लियर थी, बिना पूर्ण स्वतंत्रता के हम कोई सपोर्ट देने को तैयार नहीं थे। तो सवाल ये बनता है कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, अगस्त 1940 में अंग्रेजों में एक अगस्त ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने फिर से वही घिसी-पिटी बात कही कि युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, नेहरू जी ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट तो अब डेड एज अ डोर नेल है। अब गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों के इस अड़ियल रवैये का विरोध तो हो, लेकिन वे युद्ध के दौरान कोई बड़ा मास मूवमेंट करके ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते थे, क्योंकि वो फांसीवाद के भी खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने एक नया बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसमें कोई मास प्रोटेस्ट या भीड़-भाड़ नहीं होगी, बल्कि चुने हुए व्यक्ति अलग अलग जगहों पर जाकर युद्ध के खिलाफ शांति से भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इससे राष्ट्रवादी गुस्सा भी दर्ज हो जाएगा और भारी हिंसा भी नहीं होगी। ये जो क्रोनोलॉजी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बार बार हर साल बनता है। आपको इन सत्याग्रहियों के नाम इसी एग्जैक्ट ऑर्डर में याद रखने हैं। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिन्होंने महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत की थी। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। अगर आप बीपीएससी या कोई और स्टेट एग्जाम्स दे रहे हैं तो लोकल कॉन्टेक्स्ट भी जरूर याद रखिए। बिहार में 28 नवंबर 1940 को यह शुरू हुआ था। वहां पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्णा सिंह और दूसरे थे अनुग्रहा नारायण सिंह। सेक्शन 6 क्विट इंडिया टू कैबिनेट मिशन। आजादी की लड़ाई का सबसे आक्रामक और अंतिम चरण। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद भी ब्रिटिश सरकार झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उधर जापानी सेना भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थी और भारतीयों को अब साफ लगने लगा था कि अंग्रेज न तो भारत की रक्षा कर सकते हैं और न ही आसानी से सत्ता छोड़ना चाहते हैं। यहीं से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल अपना सबसे एग्रेसिव रूप लेता है। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का समर्थन पाने की एक आखिरी कोशिश की और सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। लेकिन क्रिप्स मिशन ने ऑफर क्या किया? फिर से वही पुरानी बात कि भाई युद्ध के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे और संविधान बनाने वाली एक बॉडी बना देंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक शर्त छुपी थी, वो ये कि कोई भी प्रांत अगर चाहे तो अपना अलग संविधान बना सकता है। यह साफ तौर पर भारत के विभाजन यानी पार्टीशन का एक क्लियर रास्ता था। गांधी जी ने इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और इसके लिए एक बहुत ही फेमस कोट दिया जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक कहा, यानी एक ऐसे बैंक का चेक जो खुद ही दिवालिया होने वाला है। इसी क्रिप्स मिशन का फेल होना ही हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट का इमीडिएट कारण बना। क्रिप्स मिशन के बुरी तरह फेल होने के बाद कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गाउलिया टैंक मैदान में ऐतिहासिक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और यहीं पर महात्मा गांधी, जो हमेशा शांति की बात करते थे, उन्होंने अपना सबसे पावरफुल स्लोगन दिया, डू और डाई, यानी करो या मरो। उन्होंने जनता से कहा, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। बौखलाई हुई ब्रिटिश सरकार ने अगले ही दिन 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी समेत कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या आपको लगता है इससे आंदोलन रुक गया? बिल्कुल नहीं। जब टॉप लीडर्स जेल में थे तब जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे युवा नेताओं ने अंडरग्राउंड होकर इस मूवमेंट को लीड किया। इसी दौरान उषा मेहता जी ने बॉम्बे में एक सीक्रेट कांग्रेस रेडियो सेटअप किया जिसके ब्रॉडकास्ट छुप छुप कर मद्रास तक सुने जाते थे। अब ये सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि जनता का एक स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस आंदोलन बन चुका था। क्विट इंडिया मूवमेंट ने अंग्रेजों को ये तो बहुत अच्छे से बता दिया था कि अब भारत पर राज करना आसान नहीं है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में जो आखिरी कील ठोकी ना, वो इन 2 लेट स्टेज अपराइजिंग्स ने ठोकी।
पहला था 1945 का आईएनए ट्रायल्स, जब आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया तो पूरा देश, हर धर्म के लोग इनके सपोर्ट में सड़क पर आ गए। भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों की एक शानदार डिफेंस कमेटी ने इनका केस लड़ा, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू भी सालों बाद कोर्ट में शामिल हुए। और दूसरा इंसिडेंट जिसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया, वो था 18 फरवरी 1946 का रॉयल इंडियन नेवी यानी आयरन म्यूटिनी। बॉम्बे में HMIS तलवार नाम के जहाज के नाविकों ने खराब खाने और अंग्रेजों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जरा सोचिए, जिस सेना के दम पर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, अब वही सेना विद्रोह कर रही थी। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा अलार्म था। बाद में सरदार पटेल के समझाने पर ही इन नाविकों ने सरेंडर किया, लेकिन इन घटनाओं ने यह साफ साबित कर दिया कि अंग्रेज अब भारतीय सेना के भरोसे भी भारत पर अपना कब्जा नहीं बनाए रख सकते। भारत में लगातार बढ़ते दबाव, नौसेना के इस भयानक विद्रोह और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की खुद की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए नए ब्रिटिश PM क्लेमेंट एटली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके तीनों मेंबर्स के नाम बिल्कुल रटे होने चाहिए। पैथिक लॉरेंस, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रेसिडेंट थे, और AV अलेक्जेंडर, जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना और पावर ट्रांसफर के लिए एक अंतरिम सरकार बनाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि कैबिनेट मिशन ने शुरुआत में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था और एक फेडरल स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था। कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बाद फाइनली भारत की आज़ादी की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई। 1946 में ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बने और राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला। इसके तुरंत बाद बनी भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। यहाँ फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को इसका इंटरिम या अस्थायी प्रेसिडेंट बनाया गया और ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट चेयरमैन चुन लिए गए। एक और फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है, जब फाइनली भारत आज़ाद हुआ उस वक्त JB कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो 1946 के मेरिट सेशन में चुने गए थे। ये सारे फैक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मल्टीपल टाइम्स घुमा फिराकर पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों 1915 में चंपारण के उस तिनकटिया सिस्टम के खिलाफ एक छोटे से सविनय अवज्ञा से लेकर 1942 के डू और डाई के महाआंदोलन और 1946 में नेवी के उस ऐतिहासिक विद्रोह तक हमने पूरा गांधी नेरा बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के बाद अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से इन 6 फेजेस में से कौन सा फेज भारत की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ? क्या वो डांडी मार्च का सिंबोलिज्म था, या क्विट इंडिया का वो जबरदस्त अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, या फिर INA और RAN का वो मिलिट्री रिवोल्ट जिसने अंग्रेजों की रीढ़ तोड़ दी? इस पर सोचिएगा जरूर। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ डेट्स याद करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और एक सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये सब अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़कर ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पर ले आए। इस मास्टर क्लास में हमने जितने भी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, उन्हें पक्का करने के लिए इस विश्लेषण को एक बार और देखें और पूरी क्रोनोलॉजी को अपने नोट्स में लिख लें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप फोकसिंग एंड कीप लर्निंग।